The topic is peptic ulcer and gastroesophageal reflux disease. Let's see the physiology of gastric secretion. स्टोमक एक दिन में रफली 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है. इन गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर ये सब रहता है. जो चीफ सेल्स है जिन्हें हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ये पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करते हैं. चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करते हैं. ये पेप्सिनोजेन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय गैस्ट्रिक एसिड. जो दूसरे सेल्स है विच आर पैराइटल सेल्स, जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, ये एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करता है. और जो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस को सीक्रेट करते हैं. तो 3 टाइप के सेल्स हैं. चीफ सेल्स आर ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल्स, ये पेप्सिनोजेन सीक्रेट करते हैं. सेकेंड, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से ही एसिड सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक एसिड. जो HCl है वो सीक्रेट होता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करता है. जो सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स है वो अल्कलाइन म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करते हैं. रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन. गैस्ट्रिक एसिड जो है वो पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है और इसको रेगुलेट करने के लिए 4 कंपाउंड्स हैं: एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2. हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन जब रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं तो इन तीनों के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है. हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है. जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जब रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इसके कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन डिक्रीज़ होता है. तो एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन डिक्रीज़ होता है. गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन में 3 फेजेस हैं: बेसल, सिफिलिक और हार्मोनल. 3 फेजेस हैं: बेसल, सिफिलिक और हार्मोनल. गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन के फाइनल स्टेप में एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोन पंप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ H+K+ATPase. ये जो लास्ट स्टेप है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन का, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका. अब एसिड के सीक्रेशन के कारण म्यूकोज़ा या डीपर टिश्यू के डैमेज को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. ठीक है. सो द डैमेज टू म्यूकोज़ा एंड डीपर टिश्यू एक्सपोज्ड टू एसिड एंड पेप्सिन इज़ नोन एज पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर का एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन के कारण होता है या एनसेट्स की यूज़ के कारण होता है. तो 2 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन और एनसेट्स का यूज़. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हाइपर एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे. हाइपर एसिडिटी मतलब पैराइटल सेल से HCl का ज़्यादा सीक्रेशन होना, जिसके कारण गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है. यहाँ पे ईसोफेगस डैमेज हो सकता है या हाइपर एसिडिटी के कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है. पेप्टिक अल्सर स्टमक और ड्यूडेनम किसी में भी हो सकता है. ड्यूडेनम में ज़्यादा चांसेस होता है पेप्टिक अल्सर होने का. तो 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे: हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और पेप्टिक अल्सर. ये जो HCl है ये पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स से सीक्रेट होता है. लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन पेप्टिक अल्सर. नंबर 1 इज़ ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन. सो पैराइटल सेल से ये ड्रग्स गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं. नंबर 1 PPIs, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स,
like omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole and rabeprazole. ये जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं दे एंड विद द वर्ड प्राजोल. ओमीप्राजोल, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole and rabeprazole. The second is H2 receptor antagonist, that is H2 blockers like cimetidine, ranitidine, famotidine, roxatidine and nizatidine. तो ये जो H2 blockers है, histamine blockers है, they end with tidine, cimetidine, ranitidine, famotidine and roxatidine and nizatidine. The third is एंटी मस्करीनिक एजेंट्स. ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है. तो एंटी मस्करीनिक के कारण ये डिक्रीज़ होगा. एंटी मस्करीनिक या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इनहिबिट होगा. एग्जाम्पल पिरेंजीपाइन एंड टीलेंजीपाइन. एंटी मस्करीनिक एजेंट्स एग्जाम्पल पिरेंजीपाइन and tilenzepine. Then we have prostaglandin analogs like misoprostol. So drugs that inhibit gastric acid secretion में 4 है, that is proton pump inhibitors, H2 blockers, anti-muscarinic agents and prostaglandin analogs. ये सारे के कारण gastric acid का secretion कम होता है. जैसे कि मैंने बताया था कि हिस्टामिन के कारण, एसिटाइल कोलिन के कारण, हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन के कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है. तो इनके जो ब्लॉकर्स होंगे, एंटी कोलिनर्जिक्स जो होंगे और हिस्टामिन ब्लॉकर्स जो होंगे, इनके कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन डिक्रीज़ होगा. और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके कारण गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन डिक्रीज़ होता था. इसलिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करने में. द सेकेंड कैटेगरी इज़ अल्सर प्रोटेक्टिव्स. अल्सर प्रोटेक्टिव्स जो है ये अल्सर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं. इसका एग्जांपल सक्रलफेट एंड कोलॉइडल बिस्मुथ सबसिट्रेट. सो सक्रलफेट एंड बिस्मुथ कंपाउंड्स आर अल्सर प्रोटेक्टिव्स. Ulcer protective example sucralfate and colloidal bismuth substrate, that is CBS. Ulcer protective जो already formed ulcer है उन पे एक protective coating form कर देते हैं. Then we have drugs that neutralize gastric acid secretion, that is antacids. Antacids के कारण हमें fast relief मिलता है या prompt relief मिलता है from the heartburn. और एंटाएसिड्स में वी हैव नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड्स एंड सिस्टमिक एंटाएसिड्स. नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स. सो दीज आर नॉन सिस्टमिक एंटाएसिड्स: मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. Example of systemic antacids are sodium bicarbonate and sodium citrate. Then we have anti-H. pylori agents, क्योंकि H. pylori infection एक major cause है peptic ulcer का. तो इसलिए one class of drugs include anti-H. pylori agents like amoxicillin, tetracycline, clarithromycin, metronidazole, tinidazole, and then bismuth subsalicylate and H2 antagonist and PPIs. So these are anti-H. pylori agents. So peptic ulcer के लिए 4 ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है. पहला क्लास है वो ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है. दूसरा जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स है. देन वी हैव एंटाएसिड्स जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. एंड देन वी हैव एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स. ये जो PPIs है, H2 ब्लॉकर्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और एंटी मस्करीनिक है, दे डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड.
सक्रेलफेट और CBS दैट इज़ कोलॉइडल बिस्मुथ सबस्ट्रेट, ये अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं, ये अल्सर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। एंड द एंटी एसिड्स न्यूट्रलाइज द एसिड, ये प्रॉम्प्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम हार्ट बर्न। और ये जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, ये राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। So the first category of drug for peptic ulcer is drug that inhibit gastric acid secretion, और इसमें सबसे पहला है PPIs that is proton pump inhibitors। जो H+K+ATPase है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जो कि फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PPI का प्रोटोटाइप है ओमीप्राजोल। ओमीप्राजोल इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ PPIs। बाकी सारे ड्रग्स का नाम है लांजोप्राजोल, पैंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, एसओस्मीप्राजोल, पैंटोप्राजोल और लासनोप्राजोल। ये सब का बायो अवेलेबिलिटी ओमीप्राजोल से ज़्यादा है। तो एसओमीप्राजोल, पैंटोप्राजोल और लांसोप्राजोल का बायो अवेलेबिलिटी ओमीप्राजोल से ज़्यादा है, और इलाप्राजोल ओमीप्राजोल से काफ़ी पोटेंट है। इमाप्राजोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट PPIs। इलाप्राजोल पोटेंट है। लगभग सारे PPIs का जो एफिकेसी है वो सेम होता है, दैट इज़ 80 to 98%। ये सप्रेस करते हैं एसिड प्रोडक्शन बाय 80 to 98%। जो भी PPIs है वो प्रो ड्रग होता है और इसका एक्टिव फॉर्म इज़ सल्फिनामाइड। ठीक है, सारे PPIs प्रो ड्रग होते हैं और ये सल्फिनामाइड है। PPIs जो है वो स्टमक पे एक्ट नहीं करते, ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, फिर ब्लड में जाते हैं और ब्लड से ये पैराइटल सेल्स में आते हैं। ये डायरेक्टली स्टमक पे एक्ट नहीं करते, ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं और बेसोलैटरल साइड से पैराइटल सेल में डिफ्यूज़ होते हैं। पैराइटल सेल्स में एसिडिक pH होता है और वहाँ पे ये जो एक्टिव फॉर्म है सल्फिनामाइड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सल्फिनामाइड इज़ द एक्टिव एंड चार्ज्ड फॉर्म। और फिर ये सल्फिनामाइड जो है वो प्रोटॉन पंप के SH ग्रुप से कोवेलेंटली बाइंड करता है। कोवेलेंटली बाइंड करता है इसलिए ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है प्रोटॉन पंप का। जो PPIs होते हैं वो इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देते हैं प्रोटॉन पंप को। जितने भी 4 क्लासेस थे ड्रग्स के जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, उनमें सबसे पावरफुल PPIs हैं। ठीक है, ये जो PPI है ये फास्टिंग और स्टिमुलेटेड दोनों एसिड सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो जो एसिड सीक्रेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक जो मील से स्टिमुलेट होता है और एक जो बेसल एसिड सीक्रेशन है जो रात के टाइम भी सीक्रेट होता है। जो PPIs है वो दोनों को इनहिबिट करते हैं, फास्टिंग एसिड सीक्रेशन को भी इनहिबिट करते हैं और जो मील इंड्यूस्ड एसिड सीक्रेशन है उनको भी इनहिबिट करते हैं। और ये फाइनल स्टेप ऑफ एसिड सीक्रेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जो PPIs है उन्हें खाने से पहले देना चाहिए, खाने से लगभग 30 मिनट पहले देना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। खाना जो है इसका एब्जॉर्प्शन कम करवाता है, इसलिए इट शुड बी गिवन 30 मिनट्स बिफोर फूड। जो फूड है वो एसिड के सीक्रेशन को इंक्रीज़ करेगा, विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ PPIs। PPIs का जो हाफ लाइफ है वो कम है, पर ये एसिड सीक्रेशन को 1 दिन तक सप्रेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्रोटॉन पंप को, ये 80 to 98% सप्रेस करता है एसिड प्रोडक्शन को,
और क्योंकि ये डायरेक्टली स्टमक में एक्ट नहीं करता है, ये पहले ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है, ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा, इसलिए इनको इंटरेक्ट कोटेड बनवाते हैं ताकि जो HCl है वो इस पर एक्ट ना करे। PPIs जो है वो एंटेरिक कोटेड होता है ताकि HCl उन पे एक्ट ना करे। ठीक है, या तो एंटेरिक कोटेड है या पाउडर कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, जिससे उनका एक्टिवेशन इनहिबिट हो जाता है स्टमक में। बाकी एसओमीप्रोजोल, पैंटोप्राजोल और लांसोप्राजोल they have more bioavailability than omeprazole. Elaprazole is more potent, और parenteral formulations are available for esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole and rabeprazole. They are highly bound to plasma proteins. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन से काफ़ी बाउंडेड होते हैं और ये लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, और जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जो PPIs है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड में आता है और फिर पैराइटल सेल के बैसोलैटरल एंड से ये एंटर करता है, and then it is converted to its active form, that is सल्फिनामाइड। ये सल्फिनामाइड प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये PPIs बैसोलैटरल एंड से पैराइटल सेल्स में एंटर करते हैं। ठीक है, कैनालिक्यूलाई में एसिडिक pH होता है जिसके कारण ये एक्टिवेट होते हैं। इनके एक्टिव फॉर्म का नाम है सल्फिनामाइड, और ये सल्फिनामाइड इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्रोटॉन पंप को। लेट्स सी द ड्रग इंटरैक्शन ऑफ PPIs. ओमिप्राजोल इज़ अ CYP इनहिबिटर। ये जो PPIs होते हैं ये CYP इनहिबिटर्स होते हैं। तो CYP से जिन भी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो इनहिबिट हो जाता है ओमिप्राजोल के कारण। सो ओमिप्राजोल जो है वो इनहिबिट कर देते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स लाइक फेनिटोइन, वॉरफेरिन और डाइज़ीपाम। फेनिटोइन और वॉरफेरिन का टॉक्सिसिटी हो जाता है ओमिप्राजोल के कारण। ठीक है, और PPIs जो है वो इट्राकोनाजोल और आयरन सॉल्ट्स के बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। ओमिप्राजोल CYP इनहिबिटर है, इसके कारण फेनिटोइन वॉरफेरिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होता है और इट्राकोनाजोल और आयरन सॉल्ट्स का बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये जो पैंटोप्राजोल है इनमें मिनिमम CYP इनहिबिटर एक्शन होता है, इसलिए ड्रग इंटरैक्शंस आर मिनिमल विथ पैंटोप्राजोल। पैंटोप्राजोल में मिनिमम CYP इनहिबिटर एक्शन है, सो they have minimal drug interactions. Let's see the adverse effect of PPIs. PPIs generally well tolerated है। जो side effect है they are headache, nausea, diarrhea and abdominal pain. Skin rashes and arthralgia can rarely occur. ठीक है, skin rashes और arthralgia rarely होते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। क्योंकि पैराइटल सेल से एसिड के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ होता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो PPIs के लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसके साथ साथ ही कुछ इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। क्रॉनिक यूज़ के कारण हाइपर गैस्ट्रोनीमिया हो सकता है, जिसके कारण गैस्ट्रिक ट्यूमर्स के रिस्क इंक्रीज़ होते हैं, और गायनेकोमेस्टिया, एरेक्टाइल डिसफंक्शन with omeprazole therapy have been reported. तो ये जो CYP इनहिबिटर्स होते हैं
इनके कारण टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो मेल में अगर टेस्टोस्टेरॉन डिक्रीज़ होता है तो उसके कारण एरेक्टाइल डिसफंक्शन और गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस है। बाकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक, नोशिया, एब्डोमिनल पेन और डायरिया है। रेयर केसेस में स्किन रैशेस और एथरालजिया मिलता है। लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का रिस्क इंक्रीज़ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। क्रॉनिक यूज़ के कारण हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होता है, दैट कैन प्रीडिस्पोज टू गैस्ट्रिक ट्यूमर्स। बाकी गायनेकोमास्टिया और erectile dysfunctions have been reported in some cases. Therapeutic uses of PPIs में we have number 1 peptic ulcers, number 2 is to reduce the risk of aspiration pneumonia preoperatively and Zollinger-Ellison syndrome, that is ZE syndrome, and gastroesophageal reflux disease. सो 4 थेराप्यूटिक यूज़ है। सबसे पहला पेप्टिक अल्सर। तो एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स में 4 कैटेगरीज थे, PPIs, एंटी मस्करीनिक, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और H2 ब्लॉकर्स। इनमें से सबसे पावरफुल PPIs होते हैं। PPIs जो है वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन के सारे ही फेजेस को इनहिबिट कर देता है। PPIs H2 से बेटर है क्योंकि इनका एक्शन रैपिड होता है और ये अल्सर हीलिंग को भी फास्ट करते हैं। PPIs H2 ब्लॉकर्स से बेटर है बिकॉज दे हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टी जो है इनका फास्टर होता है। ओमीप्राजोल का स्टैंडर्ड डोज इज़ 20 मिलीग्राम, लैंसोप्राजोल का 30 मिलीग्राम और पैंटोप्राजोल का 40 मिलीग्राम। लीस्ट पोटेंट होता है पैंटोप्राजोल लीस्ट पोटेंट होता है। ड्यूडेनल अल्सर के लिए 4 वीक का थेरेपी चाहिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए 6 से 8 वीक का थेरेपी चाहिए। ड्यूडेनल अल्सर के लिए 4 वीक का थेरेपी और गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए 6 से 8 वीक का थेरेपी चाहिए। अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर के केस में दे आर यूज्ड। इंट्रावीनस PPIs आर प्रेफर इन केस ऑफ अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर्स। ये गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को सप्रेस करते हैं जिसके कारण अल्सर का हीलिंग भी प्रमोट होता है। ठीक है, तो अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर्स में इंट्रावेनस PPIs आर प्रेफर्ड। H. pylori एसोसिएटेड अल्सर्स में कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ 2 or 3 antimicrobials and a PPI is the most effective regimen for these ulcer. H. pylori associated ulcer में एंटीमाइक्रोबियल्स 2 से 3 एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ साथ PPIs दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेजिमेन। एंड देन स्ट्रेस अल्सर या कर्लिंग अल्सर में इंट्रावेनस PPIs प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रेस अल्सर्स और कर्लिंग अल्सर्स के इंसिडेंट्स कम हो। देन एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स के लिए यूज़ होते हैं। PPIs इफ़ेक्टिव होते हैं, H2 ब्लॉकर्स से बेटर होते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर्स में PPIs आर द मोस्ट पावरफुल एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स। अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर्स, H. pylori एसोसिएटेड अल्सर या स्ट्रेस अल्सर, कर्लिंग अल्सर या एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर, इन सब में PPIs यूज़ होता है। PPIs को हम प्री ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं ताकि एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क रिड्यूस हो। एंड देन दे आर यूज्ड इन ZE सिंड्रोम। ZE सिंड्रोम में हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होता है। हाइपर गैस्ट्रेनीमिया के साथ साथ मल्टीपल पेप्टिक अल्सर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए PPIs आर द प्रेफर्ड एजेंट्स फॉर ZE सिंड्रोम। हायर डोजेस ऑफ PPIs आर नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ अल्सर। ZE सिंड्रोम का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जरी है, पर इन ऑपरेबल केसेस में हम लोग प्रोलॉन्ज्ड थेरेपी विद PPIs को
रेकमेंड करते हैं। तो जो थर्ड यूज़ है दैट इज़ ZE सिंड्रोम। ZE सिंड्रोम का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है, पर जो इनऑपरेबल केसेस हैं उनमें हम प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी विथ PPIs को यूज़ करते हैं। द लास्ट वन इज़ GERD दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। GERD में थेरेपी का गोल है टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, हील इरोसिव esophagitis एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। PPIs को हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ GERD and they are usually given once daily. They are more effective than H2 blockers, or patients with erosive esophagitis or peptic ulcer with strictures need prolonged maintenance therapy with PPIs. तो GERD के केस में गोल क्या है? सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करना, इरोसिव ईसोफेजाइटिस को हील करना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। तो इसलिए PPIs को प्रेफर करते हैं, और उन पेशेंट्स में जिनमें इरोसिव ईसोफेजाइटिस है और पेप्टिक अल्सर विथ स्ट्रिक्चर्स हैं उनमें प्रोलॉन्ग्ड मेंटेनेंस थेरेपी होता है PPIs का।